नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉबर्ट मुर्मू और फॉरगॉटन पेजेस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। यहां हम खोलते हैं इतिहास के वो पन्ने जो वक्त की धूल में कहीं खो गए थे। वो कहानियां जो अनसुनी हैं पर भारत की पहचान से जुड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है भारत के अद्भुत धातु विज्ञान की, जिसे इतिहास की किताबों ने दबा दिया। नमस्कार दोस्तों, सोचिए एक ऐसी कहानी जिसे हम स्कूल पाठशालाओं में नहीं सुनते, एक ऐसी विज्ञान गाथा जिसे इतिहास की किताबों ने दबा दिया। और आज मैं आपको ले चलूंगा उस खोई हुई कहानी के भीतर, भारत के धातु विज्ञान का अद्भुत विज्ञान। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने मजबूती, कला और तकनीक को मिलाकर कुछ ऐसा बनाया जो आज भी हमें चौंका रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे भारत ने लोहे और तलवारों के माध्यम से दुनिया को चौंका दिया, कैसे हमारे धातु शिल्पियों ने विज्ञान में उसी समय नायाब मुकाम हासिल किया जो पश्चिम को हासिल होने में सदियां लगी। तो बने रहिए इस वीडियो में बॉन्ड। चलिए शुरू करते हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता में धातु शिल्प का एक समृद्ध इतिहास रहा है, जिसे आज तक पूर्ण रूप से हमारे सामान्य ज्ञान में जगह नहीं मिली है। हम जानते हैं कि सिंधु घाटी, वैदिक ग्रंथ, प्राचीन राजवंश, ये सब हमारी सभ्यता का हिस्सा हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने लोहे, स्टील और तलवारों के मामले में क्या-क्या कर दिखाया? आज हम बात करेंगे दो प्रमुख संकेतों के माध्यम से। पहला, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, और दूसरा, भारत में निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली तलवारें तथा उस विज्ञान प्रक्रिया का रहस्य जिसमें वो बनी थी। वीडियो में आगे हम जानेंगे कैसे भारत में क्रूसिबल स्टील अर्थात वुड्स स्टील विकसित हुआ, कैसे दिल्ली के लौह स्तंभ ने 1600 साल से भी अधिक समय तक बिना जंग लगे खड़ा रहा, और कैसे भारत की तलवार कला ने विश्व को चौंका दिया, खासकर उस समय जब विदेशों में इसे दामस्क स्टील के नाम से जाना गया। तो बने रहिए, आगे बढ़ते हैं इस इतिहास यात्रा में। धातु कर्म की जड़ें। प्राचीन भारत में धातु शिल्प की परंपरा असाधारण थी। वैदिक ग्रंथों में हिरण्य, तांबे, रौप्य आदि का उल्लेख मिलता है, लेकिन आयरन और स्टील का उपयोग तथा उसके उत्पादन तंत्र में भारत ने बहुत जल्दी कदम रख लिया था। उदाहरण के लिए मध्य गंगा मैदान एवं विंध्य क्षेत्रों में लगभग 1800 ईसा पूर्व तक की खुदाई में लोहे के भट्टे, स्लैग परत, लोहे के उपकरण आदि मिले हैं। इसका मतलब यह है कि समय समय पर भारत में बेहतरीन धातु उत्पादन की प्रक्रिया विकसित हो चुकी थी, न कि केवल आदिम रूप में। वैसे भी ये समझना जरूरी है कि धातुओं का काम सिर्फ लोहा पिघलाना नहीं था, ये था लेखन, विज्ञान, कला, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यापार का सम्मिश्रण। विधियों में उल्लेख मिलता है कि सोने से बने बर्तन, गहने और सजावटी वस्तुएं भी थीं। भारत में लौह और इस्पात उत्पादन। भारत की मिट्टी में आयरन स्मेल्टिंग की परंपरा काफी पुरानी है। जैसे कि गंगापथ क्षेत्र में लोहे के भट्टों की जानकारी का खुलासा हुआ है। लेकिन एक बड़ा मोड़ तब आया जब भारत ने हाई कार्बन स्टील के उत्पादन में महारत हासिल की। यही वो स्टील था जिसे बाद में दुनिया में विलक्षण माना गया। उदाहरण के लिए वुड्स स्टील। वुड स्टील मूलतः दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ था।
इसमें अत्यधिक शुद्ध लोहे को आग में कार्बन स्रोत जैसे लकड़ी भूसा के साथ पिघलाया जाता था, जिससे उसमें कठिनता, धार और चमक आती थी। इस स्टील को बाद में अरब तथा मध्य पूर्व में हिंदू स्टील या मुग्ध स्टील के रूप में जाना गया। यहाँ ये बात रोचक है कि यूरोप में आधुनिक स्टील उद्योग खड़ा होने के बहुत बाद भी भारत में ये तकनीक सदियों पहले मौजूद थी। और यही हमें आज समझने में मदद करती है कि हमारे प्राचीन शिल्पियों के पास केवल कला नहीं थी, विज्ञान प्रक्रिया भी थी। दिल्ली का लौह स्तंभ एक अद्भुत चमत्कार। अब आते हैं उस स्तंभ पर जिसने दुनिया को चौंका दिया, दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित ये स्तंभ। ये स्तंभ लगभग 5वीं सदी ईस्वी का माना जाता है, संभवतः राजकुमार चंद्रगुप्त द्वितीय 400 ईस्वी के आसपास के शासनकाल में स्थापित। इसके बाद इसे स्थानांतरित किया गया। किन्हीं भी कारणों से ये स्तंभ आज भी लगभग बिना जंग जमे खड़ा है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है कि इसकी धातु में फास्फोरस की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक थी, जिससे जंगरोधी परत बन गई थी। इसके अलावा निर्माण प्रक्रिया में फॉर्ज वेल्डिंग तकनीक इस्तेमाल की गई थी। ये सिर्फ एक धातु स्तंभ नहीं था, बल्कि श्रेष्ठ धातु शिल्प की, शक्ति की, विज्ञान की झलक था। ये दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों ने लोहे को सिर्फ उपयोगी वस्तु नहीं माना था, बल्कि उसे कला प्रदर्शनी, सामाजिक प्रतिष्ठा, तकनीकी अद्भुतता के रूप में देखा था। ये हमें याद दिलाता है कि भारत में तकनीक विज्ञान की परंपरा कितनी पुरानी और विकसित थी। ये एक प्रेरणा स्रोत है कि धातु उद्योग सिर्फ आधुनिक युग का विषय नहीं है। शोधकर्ता आज भी इस स्तंभ की जंगरोधी परत को समझने में लगे हैं, जिससे आधुनिक धातु शिल्प को भी कुछ सीख मिल सकती है। तलवारें, भारत का धातुकर्म। जब हम भारत की धातु शिल्प कला की बात करते हैं, तो तलवारों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ तलवार निर्माण प्रक्रिया में विज्ञान, कला और युद्ध तैयारी का संगम देखता है। प्राचीन भारत में तलवारें सिर्फ शस्त्र नहीं थीं, बल्कि उन्होंने समाज, संस्कृति, युद्ध कला और प्रतिष्ठा को आकार दिया। शोध बताते हैं कि भारत में 14वीं सदी की तलवारों में भी अत्याधुनिक धातु प्रक्रिया देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए वुड स्टील से बने ब्लेड को मध्य पूर्व में डमास्कस स्टील के नाम से जाना गया था। तलवारों का ब्लेड अक्सर उच्च कार्बन स्टील से तैयार किया जाता था, जिससे धार जल्दी नहीं कटती थी। तलवार की बनावट, वेल्डिंग, ब्लेड की रचना, शिल्प कलाएं, इन सब में ऐसा विज्ञान छिपा था जिसे आज भी धातु शिल्पी अध्ययन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मेटलर्जी ऑफ सम इंडियन स्वॉर्ड्स नामक शोध से पता चलता है कि 14वीं सदी की एक भारतीय तलवार में काट कार्बन की मात्रा और धातु वर्ग की संरचना काफी विशिष्ट थी। भारत की तलवारें सिर्फ देश में सीमित नहीं रहीं, बल्कि निर्यात भी हुई और उनके नामो रूप खूब प्रख्यात हुए। हिंदू स्टील को अरब यात्रा में सराहा गया था। तलवारों का सिर्फ उपयोग नहीं था, वो वीरता, शौर्य, परंपरा का प्रतीक थीं। तलवार निर्माणकर्ता विशेष वर्ग के होते थे, जिनके पास गुप्त तकनीक ज्ञान होता था। जब हम कहते हैं उपयुक्त मिश्रण, कार्बन नियंत्रण, फास्फोरस प्रभाव, ये सिर्फ आधुनिक शब्द नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय धातु शिल्पियों ने इन्हें क्रियाशील रूप से विकसित किया था। वैज्ञानिक रहस्य, धातु शिल्प के पीछे का विज्ञान। दिल्ली लौह स्तंभ ने दिखाया कि सिर्फ आकार लब्धि नहीं, बल्कि सामग्री की संरचना ही महत्वपूर्ण है। शोध बताते हैं कि इसमें फास्फोरस संबंधी यौगिकों की उपस्थिति ने एक स्थिर ऑक्साइड स्तर बनाया, जो बाहरी वातावरण से लोहे को सुरक्षित रखता रहा। वुड स्टील में छोटे छोटे कार्बाइड्स और मार्टेनसाइट पर्लाइट संरचनाएं पाई जाती हैं, जो उसे विशेष बनाती थीं। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय भारतीय शिल्पियों ने अपने अनुभव से जान लिया था
कि कार्बन शुद्धि, तापमान नियंत्रण, फोर्जिंग प्रक्रिया आदि कैसे मिलकर उत्तम स्टील देते हैं। ये विरासत सिर्फ धातु उत्पादन तक सीमित नहीं थी। इसने व्यापार मार्ग, संस्कृति, युद्ध शिल्प, सामाजिक प्रतिष्ठान सब पर प्रभाव डाला। भारतीय धातु शिल्पियों द्वारा विकसित तकनीकें बाद में मध्य पूर्व, चीन, यूरोप तक पहुंची। आज इस विज्ञान को भूला हुआ क्यों माना जाता है? अब सवाल उठता है, अगर इतना महान विज्ञान था तो क्या कारण रहा कि आज हमें इसके बारे में कम सुनने को मिलता है। कारण एक, दस्तावेजों की कमी। बहुत से प्राचीन ग्रंथों में धातु उत्पादन का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन विस्तृत तकनीकी दस्तावेज कम हैं। कारण दो, समय के साथ कई धातु शिल्प परंपराएं धीरे धीरे बदल गई, युद्ध परिस्थितियां बदली और आधुनिक धातु उद्योग ने पारंपरिक पद्धतियों को दबाया। कारण तीन, हमारे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में इन धातु शिल्पों की वैज्ञानिक पार्श्वभूमि कम दिखाई देती है। इस वजह से आम जनमानस में यह भूल गया विज्ञान बन गया। लेकिन तथ्य ये है कि ये उपलब्धियां हैं और हमें इसे जानने समझने की जरूरत है। क्योंकि जब हम अतीत की इन उपलब्धियों को समझते हैं, तभी हम भविष्य की दिशा सही तय कर सकते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण और प्रेरणा। आज जब हम आधुनिक स्टील उद्योग, धातु शिल्प, संरक्षण तकनीक आदि पर विचार करते हैं तो हमारी प्राचीन धातु उत्पादन प्रक्रियाएं प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली लौह स्तंभ की जंग रोधिता से हम आज की धातु संरचनाओं में टिकाऊपन के बारे में प्रेरणा ले सकते हैं। भारत में आज भी कुछ लोहे और तलवार निर्माता हैं जो पारंपरिक तकनीक प्रयोग करते हैं। इन्हें संवर्धित करना महत्वपूर्ण है। धातु शिल्प का इतिहास सिर्फ इतिहास नहीं, ये विज्ञान इतिहास है। इंजीनियरिंग छात्र, धातु शिल्प विज्ञानी, इतिहासकार सभी इस क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी पुराने किले दरवाजे पर खड़े हों या किसी ऐतिहासिक तलवार को देखो, तो याद रखिए, यह सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी सभ्यता की प्रतिमूर्ति है। शिल्प, धैर्य, विज्ञान और विश्वास का सम्मिश्रण। भारत की धातु शिल्प परंपरा ने उस युग में मुकाम बनाया था जब बाकी दुनिया उसे नहीं देख पाई थी। हमें आज गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ बनाया, और हमें यह भी जिम्मेवार होना चाहिए कि हम उसे भूलने न दें। वीडियो में हमने जाना क्या था उस विज्ञान मंच का रूप, कैसे बना था वो, और आज हमें क्या सीख मिल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सी धातु शिल्प कला सबसे रोचक लगी। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए इस ज्ञान यात्रा में।